वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपने अभी कहा कि आप दान देंगी, कितना? ओरल डेंटिस्ट्री विभाग के डायरेक्टर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 20 मिलियन डॉलर। हाँ, मरीना ने कंधे उचकाकर कहा। डायरेक्टर के पैर एकदम कांपने लगे। अगर पीछे खड़े छात्र ने समय रहते उन्हें थाम न लिया होता तो वह जमीन पर गिर जाते। डॉक्टर, होश में रहिए। मिस बेली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे अस्पताल और मरीजों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर लियम बाकी सबकी तुलना में सबसे शांत थे, लेकिन उनकी आवाज में उत्साह झलक रहा था। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। आगे कभी किसी उपकरण की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। मरीना ने सबकी तरफ देखा, फिर पास खड़ी एक लड़की की जेब से पेन निकाला और डॉक्टर लियम के कपड़ों पर नंबर लिख दिया। यह मेरा निजी नंबर है, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। वह जानती थी कि यह बुजुर्ग डॉक्टर कपड़ों पर कुछ लिखे जाने से खुशी होंगे, इसलिए उसने किसी और से कागज नहीं मांगा। ठीक है मिस बेली, अगर कोई बड़ी आपात स्थिति न हुई तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। डॉक्टर लियम अपने कपड़ों पर लिखे नंबर को देखते हुए इतने खुश थे कि उनका चेहरा लाल हो गया। अगर उन्हें पहले से पता होता कि मिस बेली उन्हें अपना नंबर देने वाली हैं, तो वे आज अपना डायरेक्टर वाला कोट ही पहनते। और हाँ, अगर गॉर्डन कैम्बल सोफिया रॉड्रिगेज के बारे में पूछे तो उसे मेरे पास भेज देना। मरीना ने ये कहते हुए अपनी उंगलियों से हल्का सा झटका दिया और काला पेन बिल्कुल सटीक तरीके से उस लड़की की जेब में वापस गिर गया। युवा डॉक्टर मरीना की यह सहज चाल देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। खासतौर पर वह लड़की जिसके चेहरे पर लाली छा गई थी, वह मरीना को टकटकी लगाकर देख रही थी। मिस बेली, चिंता मत कीजिए, आपको इस तरह की छोटी बातों में परेशान होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर लियम ने तुरंत कहा। मरीना ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से अपनी भौहें उठाईं और मुड़कर बाहर चली गईं। मिस बेली, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। डॉक्टर लियम तुरंत उनके पीछे चल दिए। मैं भी चलता हूँ। ओरल डेंटिस्ट्री विभाग के डायरेक्टर, जो अब जाकर होश में आए थे, जल्दी से पीछे हो लिए। असल में वह मरीना को नहीं, उन 20 मिलियन डॉलर को छोड़ने जा रहे थे। डॉक्टर लियम और विभाग डायरेक्टर दोनों ने मरीना को पार्किंग तक छोड़ा। जब तक उसकी कार सड़क के मोड़ से ओझल नहीं हो गई, दोनों वहीं खड़े रहे। मुझे लगता है गॉर्डन कैम्बल के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सही कहा। मरीना के जाते ही डॉक्टर लियम का पूरा रौबदार व्यक्तित्व वापस लौट आया। डॉक्टर लियम, चिंता न करें, मैं 2 लाख डॉलर और 20 मिलियन डॉलर का फर्क जानता हूँ। मैं वादा करता हूँ, काम बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से पूरा करूंगा। विभाग डायरेक्टर ने गंभीर भाव से कहा। इस बार वह पहले की तरह विनम्र नहीं था। ठीक है डॉक्टर, लियम ने सिर हिलाया और वापस लौटने लगे। वैसे डॉक्टर लियम, अगर मैं ये काम पूरी तरह सही तरीके से कर दूं, तो क्या हमारे विभाग को मिस बेली के दान में से थोड़ा ज्यादा फंड मिल सकता है? हमारे उपकरण थोड़े पुराने हैं। विभाग डायरेक्टर खुशामद में उनके पीछे पीछे चल रहा था। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं किसी के वश में आ गया हूँ। डॉक्टर लियम ने उसे नाक सिकोड़ कर देखा। मेरी गलती थी सर, लगता है मुझे आई डिपार्टमेंट में जाकर अपनी आंखें दिखवानी चाहिए। तो फंड के बारे में? पैसे के लिए डायरेक्टर अपनी सारी इज्जत छोड़ चुका था। ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। डॉक्टर लियम ने हाथ पीछे बांधे, गुनगुनाते हुए अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिए। पैसे की जरूरत तो थी, लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा खुश कर रही थी वह ये थी कि मरीना ने अस्पताल को नए मेडिकल उपकरण देने का वादा किया था। देश में कई उपकरण विदेश से आयात होते हैं और कुछ नवीन तकनीकें तो इतनी दुर्लभ होती हैं कि पैसा होते हुए भी नहीं मिल पाती। लेकिन मिस बेली के जरिए सब संभव था। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर लियम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मिशन पूरा कर दूंगा। पीछे से विभाग डायरेक्टर की आवाज आई। इस बीच सोफिया को वार्ड में वापस लाया जा चुका था। सोफिया, तुम ठीक हो? गॉर्डन, जो पूरे समय वार्ड के बाहर था, तुरंत उसके पास आया। हाँ, जल्दी से मुझे शीशा दो, सोफिया ने मास्क पहने हुए ही बेचैनी से कहा। वह अपने नए दांत देखने के लिए बेताब थी। ठीक है, गॉर्डन ने तुरंत शीशा पकड़ा दिया। सोफिया ने गहरी सांस ली, फिर मास्क हटाया और मुंह खोला। अगले ही पल पूरे वार्ड में दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। यह क्या हुआ? मेरे दांत ऐसे कैसे हो गए? सोफिया दर्पण में देख रही थी। उसके मुंह में 2 चमकते सोने के दांत थे। गॉर्डन भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोफिया के मुंह में ऐसे चमकते सुनहरे दांत होंगे जो पूरे कमरे को रोशन कर रहे थे। सोफिया ने ध्यान से देखा, उन दांतों पर कुछ लिखा हुआ था। वह शीशे को और पास लाए और आखिरकार पढ़ पाई। एक दांत पर लिखा था डम, दूसरे पर एस, यानी दोनों मिलकर बने डमास। डॉक्टर, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, मैं उसे मार डालूंगी, सोफिया गुस्से से कांपते हुए बोली।
और शीशा दीवार पर दे मारा। फिर जल्दी से उसने मास्क वापस चेहरे पर चढ़ा लिया। कुछ देर बाद ओरल डेंटिस्ट्री विभाग के डायरेक्टर कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर जो, बताइए मेरी मंगेतर के दांतों के साथ क्या किया गया है। गॉर्डन की आवाज़ ठंडी और डरावनी थी। उससे कैम्बल परिवार के उत्तराधिकारी की शक्ति झलक रही थी। अगर यह बात पहले होती तो डायरेक्टर तुरंत झुक जाते और माफ़ी मांगते, लेकिन अब उनके पास $20 मिलियन थे, इसलिए उनकी पीठ थोड़ी सीधी थी। मिस्टर कैम्बल, हमने जो भी किया वह मिसेस कैम्बल की इच्छा के अनुसार था। डॉक्टर जो ने गंभीर लहजे में कहा, बकवास, मैंने कब कहा था कि मेरे लिए इतने भद्दे सोने के दांत लगाओ। अब मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी। सोफिया चीखी। ऑपरेशन से पहले मैंने खुद आपसे पुष्टि की थी कि किस प्रकार के दांत लगाने हैं। आपने कहा था सबसे महंगे वाले। ये हमारे अस्पताल के सबसे महंगे इम्प्लांट हैं। डॉक्टर जो ने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सोफिया ये सुनकर एकदम जड़ हो गई। वो बातें सच में सोफिया ने ही कही थी, लेकिन उन्होंने उसे ये नहीं बताया था कि सबसे महंगे दांत असल में 2 बड़े सुनहरे दांत होंगे। तो फिर इस पर जो लिखा है उसका क्या? इस पर डमास क्यों खुदा हुआ है? सोफिया ने गुस्से में पूछा। लिखा हुआ, मिसेस कैम्बल शायद सीरियल नंबर की बात कर रही हैं। यहाँ हर इम्प्लांट किए गए दांत पर एक नंबर होता है ताकि भविष्य में सर्विस में आसानी हो। ओरल डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर जो ने मासूमियत से समझाया। किसका सीरियल नंबर डमास होता है? सोफिया ने दांत भींचते हुए कहा। ये शायद बस एक इत्तेफाक है। और फिर डमास का मतलब हमेशा वही नहीं होता। इसका कोई और मतलब भी हो सकता है, जैसे कुछ और। डॉक्टर जो ने सफाई दी। सोफिया की उंगलियां उसकी हथेलियों में धंस गईं। मिसेस कैम्बल, सर्जरी की कंसेंट फॉर्म आपने खुद साइन की थी। सारी शर्तें उस पर साफ लिखी हैं और हमने सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार किया। फिर भी हमारा अस्पताल हमेशा मरीजों की सेवा के लिए समर्पित है। अगर आप अपने दांतों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इन्हें बदलवा सकती हैं। डॉक्टर जो ने कहा, मानो बहुत परवाह करते हूँ। बदल दो, अभी बदलो। सोफिया ने गुस्से में कहा। अभी नहीं बदला जा सकता। कम से कम 1 महीना इंतजार करना होगा। ओरल डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने मुस्कराते हुए कहा। 1 महीना? क्या वो चाहता था कि वो पूरे महीने इन बड़े सुनहरे दांतों के साथ जिए? सोफिया और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी आंखें उलट गईं और वो बेहोश हो गई। सोफिया, गॉर्डन तुरंत उसकी तरफ भागा। इस बीच मरीना बहुत अच्छे मूड में विला लौटी। वो जानती थी कि खुद को खुश करने का सबसे आसान तरीका है अपने दुश्मन को दुखी करना। शायद सोफिया अभी भी उसके किसी काम की थी। मरीना अपने कमरे में पहुंची और कंप्यूटर चालू किया। उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर कुछ बार चली। स्क्रीन पर एक लैब जैसा दृश्य उभरा। मरीना ने परवाह नहीं की कि वहां कोई है या नहीं। उसने वीडियो ऑन किया और पीछे के क्लोजेट में जाकर कपड़े बदले। मैंने एक नया परफ्यूम बनाया है। मैंने तुम्हें भेज दिया है, लेना मत भूलना, मरीना ने कहा। क्या बॉस, आपने आखिरकार नया परफ्यूम बनाया? मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने आपकी नई फ्रेग्रेंस सीरीज का दिन देख लिया। ओह गॉड, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जो स्क्रीन के उस पार कुछ सेकंड पहले खाली था, वहां अब एक बिखरे बालों वाला सफेद कोट पहने आदमी दिखाई दिया, जो इतना उत्साहित था जैसे स्क्रीन से बाहर निकल आएगा। अब मुझे बॉस बुला रहे हो। अभी कौन था जो यहाँ होने का नाटक कर रहा था? मरीना ने बैठते हुए कहा। कौन इतना हिम्मत वाला है जो आपको इग्नोर करे? बॉस, मैं उसे ढूंढ के सबक सिखाऊंगा, उस आदमी ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है तुम्हारा टैलेंट फ्रेग्रेंस रूम में नहीं, कॉमेडी स्टेज पर ज्यादा काम आएगा। मरीना ने आंखें घुमाई। बॉस, आप मुझे दोष नहीं दे सकती। सोचिए, आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च किए 4 साल हो गए हैं। आपके फैंस रोज हमारे ऑफिशियल अकाउंट पर मुझे गालियां देते हैं। मैं अब लॉगिन करने से डरता हूँ। हर बार प्राइवेट मैसेज से भर जाता है। मैं अब और नहीं सह सकता, उस बिखरे बालों वाले आदमी ने शिकायत की। अब तो रिलीज कर दिया है, मरीना ने ठंडे लहजे में कहा। मैं तुरंत प्लानिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। 4 साल बाद दुनिया की टॉप परफ्यूम मास्टर वीवी की वापसी।
ये दुनिया में तहलका मचा देगी। हाँ, और टेक्निकल टीम को भी बोलता हूँ कि सिस्टम मजबूत करें, वरना रिलीज के दिन सब क्रैश हो जाएगा। जैसा ठीक लगे वैसा करो, मरीना ने कुर्सी पर घूमते हुए कहा। मैं इंतजार नहीं कर सकता आपके नए प्रोडक्ट को देखने का। वैसे नाम क्या रखा है? हिप्नोटिस्ट। मरीना की आंखें आधी बंद हुई और उसके मन में साइमन हर्नांडेज की छवि उभरी। वो परफ्यूम उसी से प्रेरित था। भले ही वो उसकी खुशबू को पूरी तरह दोहरा नहीं पाई, लेकिन उसी से उसे ये नया प्रोडक्ट बनाने की प्रेरणा मिली। 4 साल बाद की उसकी नई कृति। हिप्नोटिस्ट नाम थोड़ा अलग है, लेकिन रहस्यमय और आकर्षक लगता है। मैं प्रीव्यू बनवा देता हूँ। वो मरीना की प्रतिभा पर कभी शक नहीं करता था। वो खुद से भी ज्यादा परफेक्शनिस्ट थी। उसके फेंके गए परफ्यूम फॉर्मूले भी बाजार में करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन वो बेहद आलसी थी। पहला परफ्यूम जिसने उसे दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था, उसने सीमित मात्रा में रिलीज किया था। तब से हर 2-3 साल में ही एक नया प्रोडक्ट आती थी और हर बार वो दुनिया का ट्रेंड सेट करती थी। नाम विवी अब अनगिनत महिलाओं के दिलों में देवी बन चुका था। कंपनी का ध्यान रखना, मुझे कुछ और काम है। मरीना ने कॉल काट दिया। वो पीछे झुकी और कुर्सी पर आंखें बंद कर ली। वो साइमन की खुशबू को याद करने लगी। खुशबू वही थी, फिर भी कुछ कमी सी थी। क्या फर्क था? मरीना ने भौहें सिकोड़ी। उसी समय दुनिया की मशहूर एरोमा ब्रांड वियन के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट ने सबको हिला दिया। ग्रेटर देन 4 साल की खामोशी के बाद फीनिक्स फिर से जला है। रहस्यमय महिला लौटी है। #हिप्नोटिस्ट इंतजार कीजिए। साथ में लगी तस्वीर में मरीना का पीठ की तरफ से लिया गया फोटो था, वही जो उसने 14 साल की उम्र में परफ्यूम अवार्ड शो में लिया था। उसका चेहरा नहीं दिखा था, बस उसकी सुंदर गर्दन और गोल कंधे दिखाई दे रहे थे। वो बिना चेहरे वाली तस्वीर 1 महीने तक पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड करती रही थी। बाद में हर नए लॉन्च के साथ वही तस्वीर इस्तेमाल होती रही। फैंस सोचते थे कि ये ब्रांड की ओरिजिनल फिलॉसफी का प्रतीक है। असल में मरीना बस नई तस्वीरें खींचवाने में आलसी थी, इसलिए उसने 10 साल से वही फोटो इस्तेमाल कर रखी थी। वियन की सोशल मीडिया पोस्ट डाले जाने के 10 मिनट से भी कम समय में उस पर आए कमेंट्स की संख्या 1 लाख पार कर गई। रिपोस्ट्स की संख्या भी 1 लाख से अधिक पहुंच गई। कमेंट्स चीखों और उत्साह से भरे हुए थे। आहा, क्या इस औरत को आखिरकार हमारी याद आ गई। मुझे लगा था उसने भूल ही गई कि वो एक परफ्यूमर है। हिप्नोटिस्ट, ये नाम तो बड़ा रोमांचक है। मेरा वॉलेट इंतजार नहीं कर पा रहा। क्या आज रात नया प्रोडक्ट मिल सकता है? मेरी गॉडेस फिर से हमें लूटने आ गई अपने नए प्रोडक्ट के साथ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सोशल मीडिया पर फैंस सारी रात जश्न मना रहे थे, और जिसके बारे में ये सब हो रहा था, वो भी पूरी रात नहीं सोई। अगले दिन जब वो ऊपर से नीचे उतरी, तो उसके शरीर से निकली ठंडी, खतरनाक आभा ने पीटर को इतना दबा दिया कि वो जोर से सांस तक नहीं ले सका। वो डाइनिंग टेबल के कोने में चुपचाप बैठकर सिर झुकाकर खाना खाने लगी। मिस बेली, हमें मिस्टर मुआ पर हुए हमले के पीछे का सुराग मिल गया है, ली ने मरीना की तरफ देखते हुए कहा। कौन है? मरीना की काली आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजर अचानक तेज हो गई। कंपनी के मिस्टर जैक। मरीना ने कंपनी के उन लोगों को याद किया जिन्हें उसने पहले देखा था। एक मोटा, तोंद वाला और गंजे सिर वाला आदमी तुरंत उसके दिमाग में उभरा। मरीना के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। वो अभी कहाँ है? अपने नए विला में। आज उसका हाउस वार्मिंग है। चलो देखते हैं। जब हाउस वार्मिंग है, तो हमें भी बड़ा तोहफा देना चाहिए। मरीना ने हाथ में पकड़ा फोक नीचे रखा और खड़ी हो गई। मैं भी चलूंगा। पीटर ने आखिर बोलने का मौका पा ही लिया। तुम क्या करने जाओगे? पिट ने। नींद से वंचित मरीना इस समय चलते फिरते टाइम बम जैसी थी। मैं किसी के जाल में फंस गया था, पीटर थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला। हम्फ। मरीना ने ठंडी सांस ली, लेकिन मना नहीं किया। पीटर तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सोलेमवुड, सबसे आलीशान विला इलाका। आज वहां का माहौल बहुत चहल पहल वाला था।
मिस्टर जैक एक ओवनरिस्ट पेंगुइन की तरह कपड़े पहने हुए अपने नए विला के बाहर खड़ा मेहमानों का स्वागत कर रहा था। उसके बगल में एक खूबसूरत जवान औरत खड़ी थी। वो उसकी तीसरी पत्नी थी, जिससे उसने पिछले महीने ही शादी की थी। एक मोटी, एक पतली, एक छोटी, एक लंबी, एक बदसूरत, एक खूबसूरत। जब सब साथ खड़ी होती तो दृश्य बेहद अजीब लगता था। मरीना जब कार से उतरी तो उसने ये सब देखा। दृश्य इतना बदसूरत था कि उसकी आंखें दुखने लगी। मरीना ने हाथ बढ़ाया और ली ने तुरंत समझते हुए उसे एक सनग्लास दे दिया। सनग्लास लगाते ही मरीना को थोड़ी राहत महसूस हुई। दूसरी तरफ मिस्टर जैक ने मरीना की ओर हो रही हलचल पर ध्यान नहीं दिया। वो मुस्कुराते हुए मेहमानों को अपने घर के अंदर ले जा रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, मिस्टर जैक, आपने मुझे अपने हाउसवार्मिंग पर क्यों नहीं बुलाया? उसका शरीर अकड़ गया, लेकिन उसने अपने दिल की घबराहट छुपाई। वो पलटकर मुस्कुराया और बोला, मिस्टर मुआ, मिस बेली, मैंने आप दोनों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि सोचा आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। ऐसे छोटे से मौके पर आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हालांकि कंपनी में मरीना की असली पहचान कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में उसके बारे में बहुत चर्चाएं थीं। फिर भी एक बात सब जानते थे, मरीना बेली कोई ऐसी औरत नहीं थी जिससे छेड़खानी की जा सके। इसलिए मिस्टर जैक काफी विनम्रता से पेश आया। अपने चेहरे की वो बनावटी मुस्कान हटा लो, मरीना ने ठंडे स्वर में कहा। बाकी लोग मुस्कुराते हैं तो फूल जैसे लगते हैं, और तुम मुस्कुराते हो तो डरावने। तुम्हारी बदसूरती तो सनग्लास भी नहीं छुपा सकते। मिस्टर जैक का चेहरा जम गया। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में कसने और ढीले होने लगे। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे मुस्कान हटा ली। मिस बेली, अगर आप मेरे हाउसवार्मिंग पर आई हैं तो अंदर चलिए, एक जाम लीजिए। पर अगर परेशानी खड़ी करने आई हैं तो आपको सफाई देनी होगी। मैंने कंपनी के लिए सालों मेहनत की है, यहाँ तक कि मिस्टर मुआ की माँ भी मुझसे सम्मान से बात करती हैं। मेहनत? मरीना की आवाज में व्यंग्य था। हाँ, तुमने कंपनी की संपत्ति निजी खाते में ट्रांसफर करने में वाकई बहुत मेहनत की है। शायद उसी मेहनत के कारण तुम्हारे बाल उड़ गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं कंपनी का वफादार हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, जैक जोर से बोला, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में डर साफ झलक रहा था। मरीना ने उसे और नाटक करने का मौका नहीं दिया। उसने ली की ओर देखा। ली ने तुरंत एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स उसके सामने रख दिया। जैक झिझका, लेने की हिम्मत नहीं हुई। ली की आंखें ठंडी हो गईं, उनमें हल्का सा खून का इशारा झलक रहा था। जैक तुरंत डर गया और बॉक्स पकड़ लिया। मिस्टर जैक, मेरे तोहफे को नहीं खोलोगे? मरीना ने शांत स्वर में कहा। उसने घबराकर बॉक्स खोला। अंदर न कोई जानवर था, न हथियार, बल्कि वहां कागजों का एक मोटा पुलिंदा था। उसने एक नजर डाली और उसका चेहरा फक पड़ गया। वो सारे दस्तावेज उसके गबन के सबूत थे, हर लेन देन साफ दर्ज था। मिस्टर जैक, मेरा ये बड़ा गिफ्ट कैसा लगा? मरीना की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। असल में गबन या रिश्वत लेना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। जब तक तुम काम ठीक कर रहे थे, मैं कुछ कहने नहीं वाली थी। पर गलती तुम्हारी ये थी कि तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की। सनग्लास के पीछे से भी उसकी आंखों की ठंडक महसूस की जा सकती थी। अचानक जैक उसके सामने घुटनों पर गिर गया। मिस बेली, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं कंपनी के सारे पैसे लौटा दूंगा, एक भी पैसा नहीं रखूंगा। वहां मौजूद सभी मेहमान ये दृश्य देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि जैक की पत्नी भी मरीना को भय से देखने लगी। लेकिन मरीना ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। वो बस अपने नेल्स को निहारती रही। उसके लाल होंठ हल्के से खुले। तुम बात की गहराई समझ नहीं पाए, जैक। मैंने कहा था, मुझे पैसे की परवाह नहीं है। तो मिस बेली, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मिस्टर जैक की आवाज कांप रही थी। अगर उसे पैसे नहीं चाहिए तो क्या वो उसकी जान चाहती है?
ये सोचते ही मिस्टर जैक का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। मरीना ने उसके सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया। इसके बजाय वो अचानक उसके पीछे चली गई। पीछे लगभग 4-5 साल का एक छोटा बच्चा खड़ा था, गोरा, गोल मटोल और डरा सहमा मरीना और बाकी लोगों को देख रहा था। मिस्टर जैक ने मरीना की हरकत देखी और तुरंत जोर से बोला, वो तो बस एक बच्चा है, उसे मेरे किए की कोई बात नहीं पता। कृपया उस पर रहम करें, उसे कुछ मत कहिए। वो सच में बहुत घबराया हुआ था। उसे पता था कि इस बेटे के लिए उसने बहुत कुछ झेला था, लेकिन मरीना ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो नीचे झुककर उस छोटे मोटे बच्चे के सामने बैठ गई। मिस्टर जैक थोड़ा हिला और उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन ली बीच में खड़ा हो गया। मरीना ने नीचे झुककर बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। मिस्टर जैक का दिल कसकर सिकुड़ गया, पर ली अभी भी रास्ते में खड़ा था। वो मरीना के करीब नहीं जा सका। ऑस्कर ने आगे बढ़कर एक स्टूल मरीना के लिए खींच दिया। मरीना शांति से बैठी और बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया। इस बीच थोड़ी दूरी पर खड़ी कार में साइमन हर्नांडेज ये सब देख रहा था। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी और उसकी नजर मरीना की गोद में बैठे गोल मटोल बच्चे पर जाकर ठहर गई। आखिर वो बच्चा था कौन? यहाँ तक कि वो खुद भी कभी उसकी गोद में नहीं बैठा था। गैविन जॉनसन, जो ड्राइवर सीट पर बैठा था, साइमन की निगाह देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब उनके मिस्टर हर्नांडेज एक बच्चे से जल रहे थे। अगर ये बात किसी को घर पर पता चली तो सबके मुंह खुले रह जाएंगे। उधर मरीना को इन सब का कोई अंदाजा नहीं था। वो बस मुस्कुराते हुए बच्चे की ओर देख रही थी। डरना मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, उसने बहुत नरमी से कहा और अपने सनग्लास उतार दिए। जैसे ही बच्चे ने उसका बेहद खूबसूरत चेहरा देखा, उसकी घबराहट काफी कम हो गई। तुम्हें कौन से गाने पसंद हैं? मैं चलाऊंगी तुम्हारे लिए। मरीना के इतना कहते ही ऑस्कर ने हेडफोन आगे बढ़ा दिए। उसने मोबाइल निकाला, म्यूजिक ऐप खोला और बच्चे के कान में ईयरफोन लगाया। हैप्पी गोड सुनोगे? मरीना ने पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। नहीं पसंद तो टू टाइगर्स? मरीना ने फिर पूछा। मुझे अल्ट्रामैन चाहिए। आखिर बच्चे ने बोल ही दिया। अल्ट्रामैन? वो तो पड़ोसी देश का है जो बहुत मस्ती में रह रहा है। नहीं, हमें अपने देश के गाने सुनने चाहिए। अच्छे बनो, मरीना ने हंसते हुए कहा और गाना चलाया, मंकी ब्रदर मंकी ब्रदर। बच्चे का मन तो टूटा, लेकिन जैसे ही म्यूजिक चला, उसकी छोटी छोटी टांगें लय में झूमने लगी। साफ था शरीर उसके दिल की बात नहीं मानता था। मरीना ने हल्के से हंसते हुए खुद से कहा, मोटू भी बहुत प्यारा है। फिर उसने बच्चे के कानों में ईयरफोन ठीक से लगाए और मिस्टर जैक की ओर देखा। तुम्हारे हमले की वजह से पीटर मूअर का दायां हाथ टूट गया, 3 पसलियां भी, और उसे हल्का कंकशन हुआ। मैं बहुत बदला लेने वाली इंसान हूँ। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मैं उसे 10 गुना लौटाती हूँ। तो मुझे तुम्हारा एक हाथ और एक पैर चाहिए। मरीना की आंखें ठंडी चमक से भर उठी। मिस्टर जैक का मोटा शरीर एकदम से कांप गया। तुम खुद करना चाहोगे या मेरे लोग करें? उसकी आवाज नपे तुले लहजे में गूंजी। मिस्टर जैक कुछ बोलने ही वाला था कि मरीना ने बीच में टोका। ज्यादा बात मत करो, मुझे फालतू बातें पसंद नहीं हैं। अगर तुमने खुद नहीं किया तो मेरा आदमी करेगा, लेकिन याद रखना वो बहुत बेरहम है। शायद उसके हाथों से तुम्हें सिर्फ एक हाथ या पैर नहीं, उससे ज्यादा खोना पड़े। उसके हर शब्द में बर्फ जैसी ठंडक थी। मिस्टर जैक के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया, मरीना के उस आदमी ने एक बार डायरेक्टर को ऐसा मारा था कि वो अब तक अस्पताल में बेहोश पड़ा है। मिस्टर जैक ने दांत भींचे। अगर मैं मिस्टर मूअर के बदले एक हाथ और एक पैर दे दूं, तो तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, मरीना ने सीधी नजर से कहा। ठीक है, उम्मीद है तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटोगी। वो कुछ पल झिझका, फिर पास की स्टूल उठाए और अपने पैर पर दे मारी। विला के चारों ओर दर्द की भयानक चीख गूंज उठी। मरीना की गोद में बैठे बच्चे ने आवाज सुनी, सिर उठाया।
मरीना ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया और इशारे से कहा, सुनते रहो। बच्चा फिर से गाने में खो गया। उसे पीछे क्या हो रहा था कुछ पता नहीं चला। पीछे मिस्टर जैक जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका दायां पैर पूरी तरह मुड़ा हुआ था। जारी रखो, मरीना ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर जैक दर्द से पसीने पसीने हो गया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पास की मेज को खींचा और जोर से अपने हाथ पर मारा। इस बार दर्द इतना तीखा था कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आसपास खड़े मेहमानों के चेहरे पर दहशत थी। देखना भी मुश्किल था। मैंने तुम्हारा कहा कर दिया, अब क्या तुम मुझे जाने दोगी? मिस्टर जैक ने खुद को संभालते हुए कहा। बिल्कुल, मरीना ने बिना झिझके कहा। उसने धीरे से बच्चे को नीचे उतारा और उसके कानों से ईयरफोन निकाले। फिर मुस्कुराते हुए बोली, छोटे मोटू, जब तुम बड़े हो जाओगे तो याद रखना, तुम अमीर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। बुरा बनो, पर इंसानियत मत छोड़ना, समझे? बच्चा उसकी बात समझा नहीं, लेकिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। शाबाश। मरीना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वहां से चल दी। वो जैसे तूफान की तरह आई थी और तूफान की तरह ही चली गई। उसकी जाते हुए खूबसूरत और आत्मविश्वासी पीठ को देखकर साइमन हर्नांडेज की निगाहें और गहरी हो गईं। वो छोटी लड़की, जो कभी शर्मा कर कहती थी कि मैं आपसे शादी करूंगी, अब सच में एक औरत बन चुकी थी। खूबसूरत, खतरनाक और अजेय। मिस्टर हर्नांडेज, क्या हम अभी भी वहां जा रहे हैं? गैविन ने धीमी आवाज में साइमन से पूछा, जब उसने देखा कि मरीना और बाकी लोग वहां से जा रहे थे। आज वे यहाँ मिस्टर जैक को ढूंढने आए थे। वो घटिया मोटा आदमी हर्नांडेज परिवार के नाम पर बाहर शरारत कर रहा था। सभी को पता था कि उसे सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मिस बेली उनसे एक कदम आगे निकली। जरूरत नहीं है, उस लड़की ने उसे दुनिया की सबसे भयानक सजा दे दी है। साइमन ने जमीन पर पड़े और चिल्ला रहे मिस्टर जैक की ओर ठंडा नजर डाली। जो मेहमान अभी तक उसकी तारीफ में लगे थे, वे सब जैसे महामारी से दूर भाग गए। यहाँ तक कि उसकी ओबीडिएंट छोटी पत्नी भी उसे तिरस्कार से देख रही थी। फिर वो अपनी पतली काया के साथ वहां से चली गई। सिर्फ मिस्टर जैक का गुदगुदा छोटा बेटा ही वहां रह गया था। इस समय वह चकित होकर जमीन पर पड़े अपने पिता को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हमेशा प्यार करने वाला पिता अचानक ऐसा क्यों बन गया। साइमन ने अपनी नजर वापस खींची और खिड़की फिर से बंद कर दी। किसी बहुत ही अहंकारी इंसान से बदला लेने का सबसे असरदार तरीका उसे मारना नहीं था, बल्कि उसे ऊंचाई से गिराकर दुनिया की सबसे ठंडी नजरें और क्रूर दिल दिखाना था। इससे जो चमचागिरी उसने पहले महसूस की थी, वह एक रात में झूठ साबित हो जाती। इतना बड़ा अंतर किसी इंसान को पागल कर देने के लिए काफी था। ये युवती सच में इतनी संरक्षक और सख्त थी, और यह उसे और भी पसंद आया। इंसान इस दुनिया में रहते हैं, भगवान नहीं। स्वाभाविक है, अपने करीबियों की खातिर वे पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना सकते हैं। यह उन संतों से बेहतर है जो चोट लगने पर माफी मांगने को कहते हैं। कार में मरीना बेली की नजर उसके फोन पर टिकी थी। उसकी लंबी उंगलियां स्क्रीन पर हल्के हल्के टैप कर रही थीं, लेकिन जब स्क्रीन जलती या बंद होती, मरीना बस उसे चालू कर देती। मरीना, तुम क्या कर रही हो? पीटर मूर ने आखिरकार पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी, मरीना ने कैजुअली कहा। क्या हुआ? क्या मेरी मदद चाहिए? पीटर अब बेहद अटेंटिव था। उसे पता था कि मरीना अभी अभी उसकी मदद के लिए कितनी ठंडी और मजबूत रही थी। उसे अपनी बहन का समर्थन हर हाल में करना था। जरूरत नहीं, मरीना ने ब्लंटली मना कर दिया। पीटर स्पीचलेस हो गया। मरीना, क्या तुम मुझे नीचा देख रही हो? वह तुरंत रो पड़ा। अपना ढोंगी चेहरा छुपाओ। मरीना ने उसे देखा। ठीक है। पीटर ने अपना चेहरा पोंछा और तुरंत पहले की गंभीर स्थिति में लौट आया। अभी कुछ चालाक लोग कंपनी से मौके पर होंगे। इस बार हम एक को मारेंगे और 100 को चेतावनी देंगे। बाद में कंपनी जाकर उन्हें और चेतावनी देनी चाहिए।
उन्हें भविष्य में सही करना सीखना चाहिए। मरीना ने कहा, वो आज केवल पीटर के लिए यहाँ नहीं आई थी। उसने जो कहा वह बाकी चालाक पुरानी चालाकियों को सुनाने के लिए भी था। भ्रष्टाचार और रिश्वत हर कंपनी में आम था और उसे रोकना असंभव था। लेकिन अगर कोई कंपनी के लिए मेहनत कर रहा हो तो भ्रष्टाचार को नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन अगर उनका ध्यान गलत जगह पर था तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। मरीना, तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छी हो, पीटर ने कहा और मरीना की बांह पकड़ने ही वाला था। चल हटो, मरीना ने उसे घूरा। अब वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सका, सिर्फ मरीना को दुखी आंखों से देख रहा था। हमारी मरीना बड़ी हो गई है और अब मुझे पास नहीं आने देती। तुम्हें पता होना चाहिए, जब तुम छोटी थी कितनी प्यारी और नर्म थी। तुम हमेशा दो चोटी बनाकर मेरे पीछे घूमती थी। तुम इतनी क्यूट थी कि मेरा दिल पिघल जाता था। मरीना नहीं जानती थी क्या कहे। गाड़ी से उतर जाओ, मरीना ने पीटर की बकवास सुनकर ठंडे स्वर में कहा। गाड़ी रुक गई। मरीना, पीटर कुछ कहना चाहता था लेकिन मरीना ने उसे काट दिया। या तो तुम गाड़ी से उतर जाओ या मैं तुम्हें पटक दूंगी। पीटर ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो बहुत समझदार था और खुद ही गाड़ी से उतर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, गाड़ी तुरंत तेजी से चली गई। उस समय उसने गाड़ी का धुआं गहरी सांस में लिया, लेकिन वो गुस्से में नहीं था, बल्कि मरीना के जाते हुए दिशा में जलती हुई नजरें टिकाए रहा। उनकी मरीना सच में एक गर्ल बॉस थी, जैसा कि उसकी बहन से उम्मीद थी। कार में मरीना ने आखिरकार निर्णय लिया और ली से कहा कि गाड़ी अस्पताल ले जाए। वार्ड में रॉबर्ट मैच का प्रसारण उत्साह से देख रहा था। यह इस साल के पबजी ग्लोबल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल थे। पबजी एक शूटिंग गेम था जो 10 साल पहले अचानक लोकप्रिय हुआ था। शुरुआत में इसे लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में चर्चा हो गई थी। सभी बड़े इंटरनेट कैफे पबजी खिलाड़ियों से भरे हुए थे। कुछ साल पहले इसका मोबाइल गेम भी आया। खिलाड़ियों की संख्या घटने के बजाय तेजी से बढ़ी। अब ये राष्ट्रीय खेल बन चुका था। हर 2 साल में गेम एक ग्लोबल टूर्नामेंट आयोजित करता। न केवल इनाम की राशि अधिक थी, बल्कि ये देशों के बीच मुकाबला होता। उस साल की पहली प्रतियोगिता में देश की टीम एनसी ने सीधे चैंपियनशिप जीत ली। पूरे देश के गेमिंग फैंस ने उनका जश्न मनाया। कुछ राहगीरों ने भी तारीफ की, लेकिन इसके बाद नाइटक्रॉलर टीम के कप्तान ने अचानक गायब हो गया। तब से टीम हर साल भाग लेती रही, लेकिन टॉप 10 में नहीं पहुंच पाई। और इस साल वे लौटे थे, खून से सने, हर बाधा पार कर शीर्ष 3 में पहुंच गए। अब पूरा गेमिंग संसार इस सुनहरे युग पर नजर रख रहा था। 9 बजे वहां एक स्नाइपर है, क्या तुमने उसे नहीं देखा? रॉबर्ट, जो लॉयल पबजी फैन था, चिल्लाया। वो क्वालिफायर्स से लेकर टॉप 3 तक पूरे मैच देख चुका था। यह मैच चैंपियनशिप जीतने की कुंजी था। जैसे ही उसने देखा कि नाइटक्रॉलर टीम पर एम्बुश हुआ, वह इतना गुस्से में था कि सीधा टीवी में कूदकर गोलियों को रोकना चाहता था। लेकिन चाहे रॉबर्ट कितना भी जोर से चिल्लाए, टीम ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ देखा कि उनके टीम का स्नाइपर अचानक सिर बाहर निकाला। क्षण भर में दुश्मन का स्नाइपर लक्ष्य पर निशाना लगाता है और नाइटक्रॉलर टीम का स्नाइपर तुरंत गिर जाता है। लेकिन उसी समय दृश्य अचानक विज्ञापन में कट गया। क्या आयोजक इतने गरीब हैं कि बीच बीच में विज्ञापन डालते हैं? क्या वे इंसान भी हैं? और ये एनसी स्नाइपर सच में बहुत ज्यादा है। वो इस समय कैसे सामने आया? ये साफ है कि कोई तुम्हें एम्बुश कर रहा है। साइडलाइन पर बैठे ऑब्जर्वर्स क्या कर रहे हैं? स्नाइपर के लिए पर्यावरण का निरीक्षण नहीं कर रहे। रॉबर्ट इतना गुस्से में था कि बिस्तर पर जोर जोर से हथौड़े मार रहा था। ये तो सिर्फ दुश्मन को फंसाने की उनकी रणनीति है। इस समय पीछे से अचानक एक ठंडी आवाज आई। तुम नहीं जानते, रॉबर्ट ने अपने आप जवाब देना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कोई दरवाजे के सहारे खड़ा है, वह इतना चौंक गया कि लगभग बिस्तर से कूद पड़ा। तुम फिर से यहाँ क्यों? रॉबर्ट डर के मारे बोला।
खैर, इस बार तुमने कुछ प्रगति की है। कम से कम तुम बिस्तर से नहीं गिरे। मरीना ने संतोषजनक रूप से सिर हिलाया। रॉबर्ट का चेहरा थोड़ा असहज लग रहा था। फिर उसने मरीना के पीछे देखा। क्या तुम आज अकेले आई हो और किसे देखने की उम्मीद कर रहे हो? मरीना ने हाथ अपने सीने पर क्रॉस कर दिए। कोई नहीं। रॉबर्ट ने बार बार सिर हिलाया। उसने कसम खाई थी कि वह अपने तीसरे चाचा का चेहरा नहीं देखना चाहता। इसी वजह से वह इस सुनसान जगह आया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका चाचा उसके पीछे आएगा। अब वो हर रात सोते समय दुर्स्वप्न देखता था। वह डरता था कि उसका तीसरा चाचा उसे जबरदस्ती घर ले जाने आएगा। विज्ञापन खत्म हो गया है, मरीना ने याद दिलाया। इस समय रॉबर्ट को कोई परवाह नहीं थी। वह जल्दी से वापस मुड़ा, टीवी स्क्रीन की ओर देखा और घूरने लगा। नाइटक्रॉलर टीम के स्नाइपर के पराजित होने के बाद विरोधी ने अपनी आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर उन्हें संकेत दिया। नाइटक्रॉलर टीम का वर्तमान कप्तान टाइलर का निरीक्षण कर रहा था। तुरंत उसने अपनी राइफल से विरोधी स्नाइपर के सिर पर एक शॉट मारा। बढ़िया। रॉबर्ट अस्पताल के बिस्तर से कूद पड़ा, लेकिन उसने भूल गया कि उसके पैर अभी भी कास्ट में थे। उसके पैर की तीव्र दर्द ने उसे सिहरन दे दी। विरोधी का स्नाइपर मारा गया है। अगली बार उनकी बारी है। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं है, मरीना ने सुस्त स्वर में कहा। रॉबर्ट ने मरीना को जटिल भावों के साथ देखा। तुम कैसे जान गई कि उन्होंने दुश्मन को फंसाने के लिए स्नाइपर का इस्तेमाल किया? ध्यान रखना जरूरी था कि मैच में स्नाइपर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अन्य गेमर्स को स्नाइपर के साथ सहयोग करना पड़ता है। किसे ये सोचना चाहिए कि दुश्मन को फंसाने के लिए स्नाइपर का इस्तेमाल होगा? टाइलर तो एक ऑब्जर्वर था, फिर उसकी गोली इतनी शक्तिशाली क्यों थी? साथ ही यह मुद्रा कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसे लगा जैसे उसने इसे पहले देखा हो। तुम उनसे धोखा खा गए हो। टाइलर वास्तव में इस टीम का स्नाइपर है। मरीना की नज़र स्क्रीन पर टाइलर के गेम कैरेक्टर पर टिक गई। जैसा उसने कहा था, अगले कुछ मिनटों में टाइलर ने अपने शॉट्स का प्रदर्शन किया। टाइलर ने विरोधी खिलाड़ियों के कैरेक्टर को सिर पर निशाना बनाते हुए मार डाला। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पागल होने वाले थे। वे सभी आश्चर्य और वाहवाही के कमेंट्स पोस्ट कर रहे थे। मेरा मार्क्समैन कितना हैंडसम है। मैं जानता था कि मेरा मार्क्समैन एक लेजेंडरी स्नाइपर है। आह मार्क्समैन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे बच्चे चाहती हूँ। मार्क्समैन की हर गोली क्यूपिड के तीर की तरह थी। मैं पहले से ही उसके प्यार में हूँ। मार्क्समैन, तुम्हें इसका जिम्मेदार बनना होगा। अन्य कमेंट्स भी ऐसे ही पागल थे। उसके बाद कुछ लोगों ने उन नेटिजन्स को डांटा जो कमेंट कर रहे थे। तुम लोग फेंस सिटर्स हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम सभी मार्क्समैन की बुराई कर रहे थे कि उसने ऑब्जर्वर के रूप में कुछ नहीं किया। अब तुम सब उसकी महानता की चर्चा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। मुझे ये फेंस सिटर्स सबसे ज्यादा नफरत हैं। मेरे जैसा नहीं। मैंने हमेशा माना कि मार्क्समैन खेल बदल सकता है। बिल्कुल नहीं। मेरा क्लोन ऐसा किया था। ये निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। कमेंट्स स्क्रीन पर चल रहे थे। ये सब घटिया लोग केवल अपने हाथों से बेकार कमेंट्स टाइप करना जानते हैं। रॉबर्ट ने तुरंत नाइटक्रॉलर टीम को उनके ऑफिशियल लाइव प्लेटफॉर्म पर महंगे पुरस्कार दिए। उसके पुरस्कार स्क्रीन पर दिख गए और कुछ फ्लोटिंग को भी ब्लॉक कर दिया। वाह, ये नेटिजन सच में बड़ा शख्स है। उन पुरस्कारों की कीमत एक घर के डाउन पेमेंट के बराबर है। हमारा मार्क्समैन के पास एक अमीर महिला फैन है। शायद वह नेटिजन अमीर आदमी है। एक कमेंट आया जिसने सभी को याद दिलाया कि नेटिजन भी मार्क्समैन का फैन हो सकता है। हाँ, अगर वह नेटिजन आदमी है तो मैं और ज्यादा उत्साहित होकर देखूंगा। पुरस्कार देने के बाद रॉबर्ट का कमेंट स्क्रीन पर तैरता दिखा। मार्क्समैन, मार्क्समैन, लेजेंडरी मार्क्समैन, तुम मेरे स्नाइपर गॉड हो। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मार्क्समैन को दर्जनों पुरस्कार देने के बाद रॉबर्ट को रैंकिंग में टॉप 1 फैन बनाया गया। उसके साथ उसका कमेंट लाल रंग में था और आकर्षक दिख रहा था। मरीना शब्दहीन रह गई। वास्तव में यह आदमी एक अमीर मूर्ख था।
इस बीच टाइलर की तरफ से प्रतियोगिता खत्म हो गई थी। टाइलर नाइटक्रॉलर टीम का नेतृत्व करते हुए फैंस को उनके भेजे गए पुरस्कारों के लिए धन्यवाद दे रहा था। इतने सालों बाद उन्होंने इस वापसी पर आखिरकार चैंपियनशिप जीत ली थी। हम आखिरी बार मिले थे, तब से ये रोने वाला बच्चा शायद अब बड़ा हो गया है, मरीना मुस्कुराते हुए बोली। रोने वाला बच्चा? किसे रोने वाला बच्चा कह रही हो? हमारा मार्क्समन असली आदमी है। वो कभी नहीं रोता। पिछले प्रतियोगिताओं में हारने के बावजूद उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। वह मेरा सबसे पसंदीदा आदमी है। उसकी बेइज्जती मत करो। रॉबर्ट ने मरीना को चेतावनी भरी नजर से देखा। है, अब तुम मुझसे नहीं डरती? मरीना ने आराम से उसकी ओर देखा। रॉबर्ट का शरीर अचानक जम गया। उसने अपने आप उसकी नजर से बचने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने आदर्श को सोचा, उसने मजबूरी में सामना किया। मार्क्समैन का फैन होने के नाते मुझे उसके जैसा होना चाहिए, मजबूत दुश्मनों से न डरना चाहिए, जीवन और मृत्यु से न डरना चाहिए। रॉबर्ट ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। ऐसा है, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, मरीना ने कहा और बिस्तर पर रॉबर्ट की ओर बढ़ी। कृपया मुझ पर दया करो। रॉबर्ट ने जल्दी से अपना सिर ढक लिया। अट्स, कितने बेकार हो तुम, मरीना ने कुछ बार जीभ क्लिक की। जब रॉबर्ट ने मरीना की आवाज सुनी, जिसमें हमला करने का कोई इरादा नहीं था, उसने धीरे धीरे हाथ सिर से हटा लिया। वैसे तुम आज मुझे ढूंढने क्यों आए? मरीना ने सीधे पूछा। रॉबर्ट का चेहरा अचानक जम गया। फिर उसने असहज रूप से दूसरी ओर देखा। तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैंने नहीं कहा कि तुम मुझे सवाल के साथ जवाब दे सकते हो। मेरे सवाल का जवाब दो। वह आदमी कौन है? मरीना ने हर शब्द स्पष्ट किया। रॉबर्ट ने आंखें चुराने की कोशिश की। उसकी हाथों से कंबल हट रहा था, घबराहट में। बस एक साधारण दोस्त, रॉबर्ट ने काफी देर हिचकिचाने के बाद कहा। पिछली बार तुमने कहा था कि तुमने अपनी कार अपने परिवार के किसी सदस्य को दी थी। अब क्यों कहते हो कि वह दोस्त है? मरीना ने संदेहपूर्ण नजर से पूछा। किसने कहा दोस्त परिवार नहीं हो सकते? मैं हमेशा रिश्तों को महत्व देता हूँ। मैं अपने दोस्तों को परिवार की तरह मानता हूँ। रॉबर्ट ने आत्मविश्वास से मरीना को समझाने की कोशिश की। जिद्दी रॉबर्ट को देखते हुए मरीना ने अचानक अपना हाथ उठाया। रॉबर्ट ने अनायास फिर से अपना सिर ढक लिया। फिर भी उसने स्टबनली सच्चाई को छुपाने का निर्णय लिया। भले ही तुम मुझे मार दो, इससे मेरी कार मेरे दोस्त को दी जाने की सच्चाई नहीं बदलेगी। मरीना का हाथ बीच में ही रुक गया। उसने सोचा, लगता है कि ये लड़का आखिरकार थोड़ी मजबूत निकला। यह मौत से भी नहीं डरता। मरीना ने अपनी भौं उठाई। वो टेलीविजन स्क्रीन पर टाइलर की ओर एक नजर नहीं रोक सकी। तुम नाइटक्रॉलर टीम के फैन हो, है ना? मरीना ने धीरे धीरे पूछा। क्या इसे पूछना भी जरूरी था? चूंकि अब बात उसके आदर्श की हो रही थी, रॉबर्ट की आवाज अधिक तेज और बहादुर सुनाई दी। नाइटक्रॉलर टीम ने इस बार ग्लोबल टूर्नामेंट में चैंपियनशिप जीत ली है। वे कल वापस लौटेंगे। अपनी परंपरा के अनुसार वे अपने फैंस के साथ एक फ्रेंडली मैच करेंगे। उन्हें धन्यवाद देने के लिए मरीना ने धीरे धीरे अपने मन की बात बताई। तुम इतना कैसे जानती हो? क्या तुम भी मार्क्समैन की फैन हो? रॉबर्ट ने हैरानी से मरीना की ओर देखा। मार्क्समैन की फैन? मरीना ने धीरे से हंसी। भले ही उसने सीधे इनकार नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ कह दिया। क्या तुम ताना मार रही हो? मार्क्समैन बहुत स्किलफुल है। भले ही तुम भी गेम्स में अच्छे हो, फिर भी तुम मार्क्समैन से बहुत पीछे हो। रॉबर्ट ने मरीना की ओर देखा। नाइटक्रॉलर टीम के फैंस बहुत लॉयल हैं। पहले चैंपियनशिप जीतने से पहले फैन क्लब के टिकट्स खरीदना आसान नहीं था। अब चैंपियनशिप जीतने के बाद टिकट्स पाना और भी मुश्किल है। मरीना ने रॉबर्ट की बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ी। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? मैंने अभी लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उन्हें गिफ्ट्स दिए ताकि फैन क्लब के टिकट्स जीत सकूं। मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुझे पहचान लेगा और मुझे चुन लेगा। रॉबर्ट ने सच्चाई से कहा।
नाइटक्रॉलर टीम के सभी टीम मेंबर्स थोड़े अजीब थे। वे कभी भी अपने रिच फैंस को खुश करने के लिए फुल फटाके नहीं करते। वे उन फैंस को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे जो उन्हें पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हर फैन क्लब के टिकट्स लॉटरी के माध्यम से बांटे जाते थे। हर फैन साइन अप कर सकता था और चुने जाने का बराबर मौका था। यही वजह थी कि रॉबर्ट इतना डेस्परेट था। वो लगभग 10 साल से टिकट लॉटरी में हिस्सा ले रहा था और एक बार भी नहीं चुना गया था। ये बिल्कुल पागलपन की सीमा थी। जितना जल्दी तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है, मैं तुम्हें फैन क्लब का एडमिशन टिकट दे दूंगी, मरीना ने कहा। तुमने क्या कहा, मुझे देने वाली हो? रॉबर्ट, जो खुद पर दया महसूस कर रहा था, ने ये सुनते ही तुरंत सिर उठाया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो हलुसिनेशन में हो। पहली पंक्ति का एडमिशन टिकट तुम्हें मार्क्समैन के करीब जाने का मौका देगा, मरीना ने आगे कहा। पहली पंक्ति का एडमिशन टिकट। रॉबर्ट की आंखें चमक उठी। फिर भी उसने तुरंत खुद को जोर से थप्पड़ मारा। यह असंभव था। रॉबर्ट ने खुद को याद दिलाया कि उसे इस महिला के ऑफर से बहकना नहीं चाहिए। उसे मरीना को अपने तीसरे चाचा की पहचान नहीं बतानी थी, अन्यथा उसका तीसरा चाचा उसे मार भी सकता था। रॉबर्ट की प्रतिक्रिया देखकर मरीना थोड़ी हैरान हुई। ये लड़का इतना आसान नहीं था जितना वह दिख रहा था। लाइव टिकट के अलावा मैं मार्क्समैन को भी तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन मैच में उसके साथ खेलने के लिए चुनने की अनुमति दिलवा सकती हूँ, मरीना ने धीरे धीरे कहा। एक डेमोन्स्ट्रेशन मैच। रॉबर्ट का बचाव टूट गया और वह मानने लगा। डेमोन्स्ट्रेशन मैच। नाइटक्रॉलर टीम के कोई भी फैन इतनी बड़ी टेम्पटेशन को नहीं रोक सकता। ये वही मार्क्समैन था। अगर रॉबर्ट को उसके साथ गेम खेलने का मौका मिला तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें तुरंत उसे स्नाइपर करने का तरीका भी सिखा सकती हूँ। मरीना की टेम्पटेशन और मजबूत हो रही थी। रॉबर्ट इसे सुनकर लगभग फेंट होने वाला था। फिर भी उसने अपनी आखिरी थोड़ी बुद्धिमानी बनाए रखी। कैसे जानूं कि तुम सच कह रही हो? लगता है रॉबर्ट अब और समझदार हो रहा था। मरीना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और कम्युनिकेशन ऐप खोला। सूची में एक चैट ढूंढकर उसने उस व्यक्ति को मैसेज भेजा। इस बीच हैम्सन में दूर टाइलर कंपटीशन के बाद इंटरव्यू के लिए जाने ही वाला था कि उसकी जेब में फोन अचानक बीप हुआ। यह एक शॉर्ट मैसेज अलर्ट टोन था। टाइलर का चेहरा तुरंत बदल गया। फिर उसने जल्दी से फोन निकाला। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में नया मैसेज देखते ही टाइलर की आंखें आंसुओं से चमक उठी। फिर उसने टीम मैनेजर और टीम मेंबर्स की परवाह किए बिना मुड़कर भागा। अरे टाइलर, तुम कहाँ जा रहे हो? टीम मैनेजर ने टाइलर को भागते देख तुरंत चिल्लाया। लेकिन टाइलर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तुम्हारा इंटरव्यू है, टीम मैनेजर ने आवाज उठाई। मैं नहीं जा रहा, किसी और को भेज दो, टाइलर ने पूरा वाक्य खत्म होने से पहले ही कहा और कोने के पीछे गायब हो गया। टीम मैनेजर स्पीचलेस रह गया। टीम मेंबर्स भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। ये लड़का मुझे हेडेक दे रहा है। जो रिपोर्टर्स उसे इंटरव्यू करने आए थे वे सभी उसके लिए आए थे। टीम मैनेजर ने हताशा में सिर खुजाया। फिर उसने मुड़कर पीछे टीम मेंबर्स की ओर देखा। वैसे क्या टाइलर किसी को डेट कर रहा है? टीम मेंबर्स ने सिर हिलाया। खैर, ये भी समझ में आता है। वो लगभग 24 घंटे टीम में रहता है। खाना, सोना और बाकी समय ट्रेनिंग में जाता है। उसे लड़कियों से इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिलता। क्या ये हो सकता है कि वो ऑनलाइन किसी को डेट कर रहा हो? टीम मैनेजर जितना सोच रहा था उसे यह गेस और संभव लगने लगा। टाइलर हमेशा शांत रहता था। ये पहला मौका था जब मैनेजर और टीम मेंबर्स ने उसे कंट्रोल खोते देखा। वो लड़का बहुत ज्यादा है। अगर वह प्यार में है तो ठीक है, लेकिन वह क्यों छुपा रहा है? क्या मैं उसे गर्लफ्रेंड होने से रोकूं? बस उसके इतने सारे गर्लफ्रेंड फैंस हैं। मुझे पहले से बताना चाहिए ताकि मैं पब्लिक रिलेशंस तैयारियां कर सकूं, है ना? छोड़ो, उसे रहने दो। तुम लोग पहले इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। टीम मैनेजर ने हाथ हिलाया। ठीक है,
टीम के अन्य सदस्य इंटरव्यू एरिया की ओर बढ़े। इस समय टाइलर ने एक रिमोट कॉर्नर ढूंढा और गहरी सांस ली। फिर उसने प्रोफाइल पिक्चर उम्मीद से खोली। मार्क्समैन, जिसने गेम में सभी को हराया था, अब बच्चे की तरह सतर्क था। इसी बीच मरीना वार्ड में रिप्ले का इंतजार कर रही थी। रॉबर्ट ने मरीना को देखा, जो फोन से खेल रही थी। उसका शुरू में उत्साहित मूड आखिरकार शांत हो गया। मैं जानता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। नाइटक्रॉलर टीम हमेशा फेयर होने के लिए जाना जाता है। वे खुद को बायस्ड कैसे होने देंगे? सोचना कि मैं अभी लगभग बहक गया। हे, रॉबर्ट गुस्से में था, लेकिन तभी उसका फोन अचानक बीप हुआ। रॉबर्ट ने फोन फ्रस्ट्रेशन में उठाया। यह उसके गेम अकाउंट से प्राइवेट मैसेज था। वह सोचने लगा कि क्या ये गेम से किसी और एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन की तरह है। अंततः वह एक सम्मानित सुप्रीम वीआईपी ग्राहक था। फिर भी पूरे दिन उन्हें एडवर्टाइजमेंट से परेशान किया जा रहा था। रॉबर्ट ने एग्जास्परेशन में उस पर क्लिक किया और कंप्लेंट भेजने वाला था, लेकिन अचानक उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी। वह सीधे उस व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट करना चाहता था। खेल में उसकी एक्शंस दिखाती थीं कि वह कितना वेल्थी है, इसलिए हमेशा ऐसे लोग थे जो उसे फ्रेंड बनाने की कोशिश करते ताकि फायदा उठा सकें। लेकिन जब उसने देखा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने भेजी थी, उसकी आंखें लगभग फट गईं। टाइलर, रॉबर्ट इतना उत्साहित था कि वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। फिर उसके हाथ थोड़ा कान पे और उसने गलती से रिजेक्ट बटन दबा दिया। रॉबर्ट तुरंत स्तब्ध हो गया। रिजेक्टेड फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखते ही उसने अचानक एक दुख भरी चीख निकल आई। मैंने अभी अपने हाथ से क्या किया? मैंने मार्क्समैन की फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। क्या मैं पागल हूँ? क्या मेरा हाथ बगावत कर रहा है? नहीं, मैं अभी इस हाथ को काट दूंगा ताकि मार्क्समैन से माफी मांग सकूं। मरीना स्पीचलेस रह गई। हॉस्पिटल बेड पर पागल होने वाले रॉबर्ट को देखकर मरीना अपनी आंखें घुमाकर हंस पड़ी। उसी समय उसे अपने फोन पर एक मैसेज आया। सिस, तुम्हारे दोस्त ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। मरीना ने कैजुअल अंदाज में रॉबर्ट की एक फोटो ली और टाइलर को भेज दी। वह इतना पछताया कि माफी मांगने के लिए अपना हाथ काटना चाहता है। टाइलर चौंक गया और शब्दहीन रह गया। उसे इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। टाइलर ने फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इस बार रॉबर्ट ने आखिरकार मान लिया। एप्लीकेशन अप्रूव होते ही रॉबर्ट ने रेवरेंटली अपने फोन को पकड़ते हुए सोचा कि वह अपने आइडल का ग्रीटिंग कैसे करे ताकि वह ज्यादा सुपरफिशियल न लगे। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि टाइलर खुद उसे पहले ग्रीट करेगा। मिस्टर हर्नांडेज, मैं नाइटक्रॉलर टीम का कैप्टन हूँ। टाइलर, क्या अगले हफ्ते आप नाइटक्रॉलर टीम के फैंस गैदरिंग में आने का समय निकाल सकते हैं? रॉबर्ट फिर से चिल्लाया। मरीना ने इम्पेशेंट होकर अपने कान दबाए। क्या तुम्हारा दिमाग खो गया है? क्या तुम्हें केवल चिल्लाना आता है? नहीं, मार्क्समैन ने खुद मुझे नाइटक्रॉलर टीम के फैन क्लब में बुलाया। रॉबर्ट ने उत्साहित होकर मरीना की ओर देखा। तो क्या अब तुम मुझे अपने दोस्त की पहचान बता सकते हो? मरीना ने जलती हुई नजर से उसे देखा। रॉबर्ट के चेहरे पर तुरंत मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बिल्कुल, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं अभी मार्क्समैन से मैसेज रिकॉल कराने के लिए कह सकती हूँ। मरीना ने कैजुअली रॉबर्ट को धमकाया। नहीं नहीं नहीं, मार्क्समैन को मैसेज रिकॉल मत करने दो। रॉबर्ट ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रोका। तुम मुझे बताओगे या नहीं? मरीना की नजरें उसके ऊपर टिक गईं। रॉबर्ट के चेहरे पर फिर से कन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन आया। उसने मार्क्समैन द्वारा भेजा इनविटेशन देखा और दांत कस लिए। अंत में उसने अपने दिल की सुनी। यह नहीं कि उसकी विल पावर कमजोर थी, बल्कि मरीना ने उसे बहुत कुछ दिया था। हालांकि मैं तुम्हें सीधे नहीं बता सकता, तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। मैं सिर हिलाकर या हिलाकर जवाब दूंगा, रॉबर्ट ने सोचने के बाद सुझाव दिया। जैसे ही मरीना बोलने वाली थी, रॉबर्ट ने फिर से समझाया। ये पहले से ही मेरी सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज है। मुझे अपने आप को जीवित रखना है ताकि मैं फैंस गैदरिंग में मार्क्समैन से मिल सकूं, है ना?
वह सच में थोड़ा पिटिफुल लग रहा था। मैंने तुम्हारे सुझाव से डिसएग्रीमेंट नहीं किया। मरीना ने उसे नजरअंदाज करते हुए देखा। जैसे ही वह पूछने वाली थी, उसने बीच में रोक दिया। तो चलो शुरू करते हैं। मरीना ने उसकी सुझाव स्वीकार कर लिया। ये सुनकर रॉबर्ट ने ओबीडियंटली बैठ गया। क्या वह हर्नन्स परिवार का कोई सदस्य है? मरीना का पहला सवाल बिल्कुल सही निशाने पर लगा। रॉबर्ट ने थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद सिर हिलाया। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद मरीना की आंखों में एक झलक चमकी और फिर उसने मुड़कर जाने की तैयारी की। क्या बस इतना ही पूछना था? रॉबर्ट कंफ्यूजन में मरीना से चिल्लाया। उस सवाल से मेरे डाउट का जवाब मिल गया। मरीना बिना मुड़े वार्ड छोड़ गई। रॉबर्ट सोचता रहा, उसने केवल यह एक सवाल पूछा। मार्क्समैन ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया, लेकिन उसका इनविटेशन केवल एक सवाल के लायक था। अरे, क्यों नहीं तुम मुझे और सवाल पूछने देती? रॉबर्ट नहीं चाहता था कि मार्क्समैन का इनविटेशन इतना चीप लगे, इसलिए उसने मरीना को जो चली गई थी, पूरी ताकत से चिल्लाया। लेकिन उसकी चिल्लाहट का जवाब साइलेंस में मिला। फिर भी जब रॉबर्ट ने वह इनविटेशन फिर से देखा, तो उसके चेहरे पर ग्रिन आ गया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मरीना का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। उससे एक स्ट्रॉन्ग मर्डरस ऑरा निकल रही थी। वो लड़का सच में उसे झूठ बोलने की हिम्मत कर गया था। हॉस्पिटल एंट्रांस पर ऑस्कर और ली ने तुरंत मरीना को देखा और उसकी ओर बढ़े। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मिस बेली अंदर जाते समय बिल्कुल ठीक थी। वे नहीं समझ पा रहे थे कि वह इतनी क्रोधित क्यों थी, जैसे कोई मार देना चाहती हो। मरीना गुस्से में नहीं थी, बल्कि अगर हो सकता तो वह किसी को मारना चाहती थी। मिस मरीना ने अप्रोच किया। ली बोलने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। काकी। ली स्तब्ध रह गया, लेकिन मरीना के पास इसे दोहराने का कोई पेशेंस नहीं थी। उसने उसके हाथ से की झपट ली और ड्राइवर्स सीट में बैठ गई। ऑस्कर और ली के रिएक्ट करने से पहले मरीना ने कार चला दी। का सड़क पर रॉकेट की तरह दौड़ गई। क्विक कैच अप। मुझे डर है कुछ बड़ा होगा क्योंकि मिस बेली बहुत गुस्से में लग रही हैं, ऑस्कर ने तुरंत कहा। फिर उसने उस आदमी की ओर देखा जो कार में जाने ही वाला था। उसने तुरंत उस आदमी के कंधे पकड़ लिए। क्या चाहते हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। आदमी ऑस्कर और ली की आंखों में मर्डरस इंटेंट देखकर डर गया। तुम्हारी कार की कीमत कितनी है? ऑस्कर ने सीधे पूछा। क्या? आदमी इतना डर गया कि सही से सोच भी नहीं पा रहा था। ऑस्कर ने आदमी की कार की ओर देखा और धीरे से कहा, अपना फोन निकालो। बिना कुछ कहे आदमी ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और हिचकिचाते हुए दे दिया। सर, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में मेरे इंतजार में है। मैं उसकी जान बचाने के लिए पैसे जुटा रहा हूँ। मैं अभी मर नहीं सकता। कृपया कुछ दया दिखाएं। आदमी की आवाज लगभग रोने जैसी थी, लेकिन ऑस्कर ने उस पर तक भी नहीं देखा। उसने आदमी का फोन लिया, जल्दी से पासवर्ड क्रैक किया और उसका पेमेंट कोड ढूंढा। पास में खड़े ली ने अपना फोन निकाला और स्कैन किया। कुछ ही पलों में ऑस्कर ने फोन आदमी को वापस कर दिया। फिर उसने उस आदमी के हाथ से कीज ले ली। फिर वह कार में बैठा, दरवाजा बंद किया और इंजन चालू किया। उसकी गति तेज थी। आदमी रिएक्ट करने से पहले वे अपनी कार में गली के नीचे गायब हो गए। जैसे ही वे चले गए, आदमी अचानक अपने शॉक्ड स्टेट से बाहर आया। उसके पैर जेली जैसे हो गए और वह जमीन पर गिर गया। वह कार उसका एकमात्र एसेट थी। उसने आज इसे ले जाकर बेचने की योजना बनाई थी। अब जब उसकी कार छिन गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जैसा कि उम्मीद थी, जो पहले ही बैड लक में थे, उनके साथ मिसफॉर्चून हमेशा होता है। आदमी तुरंत सरोफुल हो गया और सिर झुकाकर रोने लगा। लेकिन जब उसके आंसू उसके हाथ में फोन पर गिरे, तो उसकी प्यूपल्स शॉक में सिकुड़ गईं। ये वाकई में यहाँ क्या हो रहा है? उस आदमी ने सोचा। उसने ट्रांसफर्ड राशि देखी और विश्वास न कर पाकर अपनी आंखें रगड़ने लगा। उसने देखा कि उसके अकाउंट बैलेंस में अभी भी इतनी बड़ी राशि थी, एक पैसा भी कम नहीं। 10, 100, 1000।
100,000, 1 मिलियन, 1000, 000। जब आदमी ने गिनती पूरी की तो बढ़ी हुई राशि देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह तुरंत उस दिशा में देखने के लिए मुड़ा जहां ऑस्कर और ली गए थे। फिर वह जोर से घुटने टेककर वहां 3 बार प्रणाम किया। वे जरूर देवता हैं। वे अवतार लेकर इस मॉर्टल दुनिया में आए देवता ही होंगे। माँ, मेरे पास आपके हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे हैं। उठकर आदमी ने अपनी नाक पोंछी और अस्पताल की ओर भागा। इस समय मरीना ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा और सीधे आगे देखा। कूल स्पोर्ट्स का ट्रैफिक में ऐसे दौड़ रही थी जैसे वहां कोई ट्रैफिक जाम ही न हो। 20 मिनट बीत गए। मरीना की कार 5 सितारा होटल के एंट्रांस पर रुकी। वाले ने उसे देखते ही तुरंत ग्रीटिंग किया, लेकिन मरीना ने उस पर ध्यान नहीं दिया और काकी उसके हाथ में फेंक दी। वाले ने जल्दबाजी में उसे पकड़ लिया। ऊपर देखते ही उसने देखा कि अविश्वसनीय सुंदर फीमेल गेस्ट गायब हो चुकी थी। मरीना ऊपर के फ्लो की ओर मर्डरस ऑरा के साथ गई। वह पहले भी यहां आ चुकी थी, इसलिए इजीली टॉप फ्लो का प्रेसिडेंशियल स्वीट ढूंढ लिया और डोरबेल दबाया। कुछ ही क्षण में अंदर से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। जैसे ही दरवाजा खुला, मरीना तुरंत हमला कर दी। उसने अपनी मुट्ठी सीधी की और लाइटनिंग स्पीड से हमला किया। गैविन, जिसने दरवाजा खोला था, प्रतिक्रिया देने से पहले ही सडनली उसके पेट में पंच लग गया। इंस्टेंटली उसका चेहरा दर्द में मुड़ गया, लेकिन मरीना ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने अपनी ग्रिप की ताकत जी करके उसे साइडवेज घुमाया। उसने गैविन, जिसकी हाइट लगभग 5.9 फीट थी, जमीन पर फेंक दिया। गैविन तुरंत डिजी महसूस करने लगा। वह थोड़ी देर के लिए पंगु हो गया, लेकिन मरीना ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। वह उसके पास से आगे बढ़ गई और सोफे पर बैठे आदमी की ओर फियर्सली देख रही थी। वह अभी भी काम और कंपोज था, बहुत ही नोबल लग रहा था। उसकी स्लेंडर फिंगर्स धीरे से वाइन ग्लास पकड़े हुए थीं। उसके डेविलिशली हैंडसम चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? फिर से किसने तुम्हें प्रवोक किया? साइमन ने धीरे से पूछा। तुम साइमन हर्नांडेज हो। हालांकि मरीना के शब्द एक सवाल थे, लेकिन उसकी डिटरमिन्ड गेज दिखा रही थी कि उसे पहले से सब पता था। साइमन थोड़ी देर के लिए ठहरा और फिर वाइन ग्लास को धीरे से उसके सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। तुम रॉबर्ट के पास गए। उसकी आवाज में कोई सरप्राइज नहीं था, जैसे कि वह पहले से ही यह उम्मीद कर रहा था। एम्फ, मरीना ने ठंडी हंसी के साथ स्नॉट किया। हर्नांडेज परिवार का वर्तमान हेड इतनी दूर छोटे शहर में आया। तुमने अपनी आइडेंटिटी डिस्गाइज की और जानबूझकर मेरे पास आए। तुम्हारा मकसद क्या है? अगर बेली परिवार की मिस बेली इतनी दूर छोटे शहर में आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं? साइमन ने लेजर तरीके से पूछा। जैसे ही मरीना बोलने वाली थी, साइमन ने टॉपिक बदल दिया। लेकिन मुझे तुम्हें एक बात सुधारनी है। मैंने कभी जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छिपाकर तुम्हारे पास नहीं आई। आखिरकार तुमने कभी मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पूछा। मरीना तुरंत फ्राउंड हुई और सामने खड़े व्यक्ति को जलती हुई नजर से घूरने लगी, जैसे वह उसके शब्दों की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करना चाहती हो। छोटी लड़की, मुझे याद है कि तुम बचपन में सॉफ्ट और स्क्विशी थी। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारा टेम्पर क्यों खराब हो गया? साइमन उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह मरीना के पास पहुंचने वाला था, मरीना अचानक पीछे हट गई और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ? साइमन ने मरीना की कार्रवाई को देखा और कहा, छोटी लड़की, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या अब तुम अपने भविष्य के पति को मारने की कोशिश कर रही हो? मरीना अनॉयड हो गई। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई कि तुम 3 साल की उम्र की बात उठाओ? देखो कितने शेमलेस हो। वैसे भी कौन तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी से शादी करना चाहेगा? मरीना फ्रस्ट्रेटेड हो गई। पहले उसने अनुमान लगाया था कि इस लड़के की आइडेंटिटी साधारण नहीं है। आखिरकार उस रात उसने उसके विलर से बिना चोट खाए एस्केप किया था, जो कि किसी आम व्यक्ति से नहीं हो सकता। बाद में उसने रॉबर्ट के बारे में पता लगाया।
उसने शुरू में सोचा कि वह अधिकतम हर्नांडेज परिवार का डिसेंडेंट होगा। अनएक्सपेक्टेडली रॉबर्ट की प्रतिक्रिया ने दिखाया कि साइमन उनके परिवार का हेड था। रॉबर्ट को उसकी जनरेशन का माना जा सकता है। वह भी हर्नांडेज परिवार का युवा हेir था। जब वह उस दिन साइमन के साथ रॉबर्ट को खोजने हॉस्पिटल गई, वह शायद उससे डर नहीं रहा था, बल्कि वो उसके पीछे खड़े साइमन से डर रहा था। उस समय उसने शक किया, लेकिन फिर भी चिंता के कारण उसे फॉलो नहीं किया। जब वह रॉबर्ट को खोजने हॉस्पिटल गई और सब कुछ कंफर्म किया, तभी उसे साइमन की आइडेंटिटी पता चली। उसके सामने का शेमलेस लड़का हर्नांडेज परिवार का हेड था। असल में वह इस लड़के की आइडेंटिटी कंफर्म करना और देखना चाहती थी कि क्या वह उसे किडनैप कर सकती है और अपने बोल्स्टर बना सकती है। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह उसे डिसीव करेगा। ये लड़का वाकई डेस्पिकेबल था। छोटी लड़की, मैं ओल्ड क्यों हूँ? मैं तुमसे सिर्फ 6 साल बड़ा हूँ। साइमन को ओल्ड शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आया। 6 साल बड़ा होना भी ओल्ड माना जाता है ना? अंकल साइमन। मरीना ने अंकल शब्द पर एम्फेसिस किया। साइमन ने अपनी आंखें नैरो की। उसने हाथ उठाकर धीरे से मरीना के सिर को थपथपाया। छोटी लड़की, तुम वाकई में वेंजफुल हो। मैं केवल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं रिवेंज भी लूंगी। मरीना ने तुरंत अपने सिर को ढक लिया और उसे घूरा। तुमने पहले ही मेरी सेक्रेटरी को इस हालत में पीट दिया और अभी तक अपना गुस्सा नहीं निकाला। साइमन ने जमीन पर अभी भी पड़ी गैविन की ओर देखा। मैं अभी भी गुस्से में हूँ। मरीना की आवाज फर्म थी। 3 साल की मेमोरी खोने के अलावा उसे कभी इस तरह ट्रिक नहीं किया गया। तुमने मुझसे नहीं पूछा और अब तुम मुझ पर ब्लेम डाल रहे हो कि मैंने तुम्हें छुपाया। भूल जाओ, तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। मरीना के एंग्री अंदाज को देखकर साइमन को यह अडोरेबल लगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना गुस्सा निकालूं, तो तुम्हें यहाँ खड़ा होना होगा और मुझे तुम्हें पीटने देना होगा। मरीना ने अपना रिस्ट मूव किया। उसकी उंगलियों के जॉइंट्स क्रैक हुए। साइमन अपनी आईब्रोज नहीं उठा सका। उसने कई बार इस लड़की की ताकत देखी थी। इसके अलावा उसके स्टाइल में बीटन होना नहीं था। मैं तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देख सकता हूँ। क्या तुम कुछ दिन से नहीं सोई? साइमन की आवाज काम थी। मरीना ने उसका जवाब नहीं दिया। क्यों न मैं तुम्हें एक और रात के लिए अपना शरीर लेंड कर दूं। अब मुझ पर गुस्सा मत होना, ठीक है? साइमन ने कहा। जब मरीना ने ये सुना, उसकी आईलैशेस हल्की हल्की हिलने लगी और वह सोच में पड़ गई। 2 रातें। मरीना के थोड़े रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन को देखते हुए साइमन ने और ऑफर देना जारी रखा। 1 महीना। मरीना ने अपनी फॉरफिंगर उठाए और बागेन किया। 1 महीना। छोटी लड़की, कोई भी इतना बागेन नहीं करता जैसे तुम कर रही हो, साइमन ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा। अगर तुम डिसएग्री करते हो तो ठीक है, बस मुझे तुम्हें पीटने दो। मरीना ने ऐसा कहा जैसे वो गिविंग इन कर रही हो। ठीक है, 1 महीना तय। आखिरकार मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। साइमन ने मरीना को ऐसे देखकर कहा जैसे उसकी आंखों में इमोशंस भरे हों। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं, इस महीने के लिए तुम बस मेरी ह्यूमन बोल्स्टर हो। तुम और कुछ नहीं कर सकती सिवाय ये कि मुझे सोने के लिए मनाओ। वरना अगर हमारा डील टूट भी गया, तो तुम्हें खड़े रहकर मुझसे पिटाई सहनी होगी। मरीना ने अपनी आंखें नैरो की। साइमन के पास जवाब नहीं था। तुम मानते हो या नहीं? मरीना की आवाज फर्म थी। एरोगेंट मरीना को देखते हुए साइमन हंसा। शायद यह मेरा जीवन का सबसे ह्यूमिलिएटिंग डील होगा। एम्फ, तुमने मुझे डिसीव किया, इसका फल भुगतना ही सही है। मरीना ने ठंडी हंसी में स्नॉट किया। साइमन को उसके एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोल दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब तुम अपनी कॉम्पेंसेशन चाहते हो, मिस बेली? मस्क्यूलर बॉडी को देखकर मरीना ने बिना हेजिटेशन के उसके बाहों में खुद को डाल दिया। फिर उसने गहरी सांस ली। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था। इस समय उसका थ्रॉबिंग और पेनफुल सिर थोड़ी राहत महसूस करने लगा। दिनों से जो डीपीनेस उसे सताती रही थी, वह अब कम हुई। चलो सोते हैं, मरीना ने अपनी कॉन्शसनेस खोते हुए मर्मर्ड किया।
साइमन ने देखा कि यह लड़की सिर्फ उसे बोल्स्टर के रूप में ट्रीट कर रही है ताकि वह उसे सोने के लिए मनाए। साइमन ने उसकी थकान को देखते हुए और समय बर्बाद नहीं किया। उसने उसे उठाया और बेडरूम की ओर बढ़ा। गैविन अभी भी जमीन पर पड़ा था, स्टमक पकड़कर रो रहा था। उसे याद नहीं था कि उसने कुछ गलत किया था, फिर भी उसे क्यों पीटा जा रहा था, जबकि उनके बॉस कोशिश कर रहे थे कि वे अपनी गलती सुधारें। मरीना कई दिनों से अच्छी तरह से नहीं सोई थी। अब जब उसने साइमन की खुशबू महसूस की, वह पूरी तरह से सो गई। लेकिन सोते समय भी मरीना साइमन से चिपकी रही, जैसे कि उसे डर था कि वह सोते समय चले जाएगा। साइमन के पास कोई विकल्प नहीं था और उसने बेडबोर्ड से झुककर मरीना की पीठ थपथपाई और डॉक्यूमेंट्स देखे। मरीना सुबह से रात तक सोती रही। वह तब जागी जब उसका स्टमक ग्राउल करने लगा। तुम जाग गई हो, अपने हाथ में डॉक्यूमेंट रखते हुए साइमन ने तुरंत हेड झुकाया और उसे देखा। हाँ, मरीना ने अपनी आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया। वह अभी अभी जागी थी और बिल्कुल एक छोटी बिल्ली जैसी लग रही थी। उसकी आवाज इतनी सडक्टिव थी कि साइमन की डिजायर स्पाइक हो गई। अगर तुम जाग गई हो तो पहले उठो और कुछ खा लो। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। साइमन ने मरीना के स्मूथ लॉन्ग हेयर को धीरे से स्ट्रोक्ड किया। उनकी पोस्चर्स बेहद इंटीमेट थी। अभी कितना टाइम हुआ है? मरीना ने स्ट्रगल करने के बाद आंखें खोली। शाम के 6 बजे, 6:30। मरीना ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना लंबा सो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका स्टमक ग्राउल करने लगा, लेकिन उसका नया बोल्स्टर बहुत कंफर्टेबल था। वह बिल्कुल उठना नहीं चाहती थी। डिनर के बाद तुम सो सकती हो, मैं यहाँ हूँ, साइमन ने मरीना की थॉट्स पढ़ते हुए विस्पर किया। उसकी सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मरीना ने उसका आर्म छोड़ दिया और बेड के दूसरी तरफ लुढ़क गई। वो लेजी तरीके से बॉडी स्ट्रेच कर धीरे धीरे बैठ गई। होटल स्टाफ से कहो कि कुछ फूड रूम में डिलीवर कर दें। मरीना ने केवल अपने प्रोटेस्टिंग स्टमक को शांत करने और फिर सोने के लिए कहा। कल का मील शायद तुम्हें पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, साइमन ने ब्लैंकेट उठाते हुए कहा और बेड से बाहर निकला। बाहर खाने? कहाँ जाएंगे? मरीना अभी पूरी तरह अवेक नहीं थी। वह थोड़ी कम अप्रेसिव और अडोरेबल लग रही थी। यह उसके अवेक होने पर डोमिनियरिंग अपीयरेंस के साथ स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट बनाता था। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें मुझसे एक मील देना है? साइमन ने याद दिलाया। मरीना ने अपनी आंखें नैरो की। उसने एक पल सोचा और वह मेमोरी उसके दिमाग में आई। ओह, मतलब वह रेस्टोरेंट जो थ्रोन रूम की तरह सजाया गया था। हाँ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए वो मील कॉम्पेंसेट कर सकूं, साइमन ने कहा। मरीना रेस्टोरेंट ओनर के एस्थेटिक टेस्ट से सहमत नहीं थी, लेकिन साइमन के रिपीटेड रिकमेंडेशंस में कुछ खास होना चाहिए। आखिरकार उसने सुना था कि हर्नांडेज फैमिली का वर्तमान हेड परफेक्शनिस्ट है। उसकी रिकमेंडेशन पर वह रेस्टोरेंट निश्चित रूप से कोई साधारण जगह नहीं थी। मरीना के पास लेजी तरीके से बेड से उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन पूरे दिन बेड पर लुढ़कने के कारण उसके क्लोथ्स थोड़े रिंकल्ड थे। जैसे ही मरीना सोच रही थी कि क्या वह ली को कॉल करे और क्लोथ्स लाने को कहे, साइमन ने अचानक कहा, मैंने तुम्हारे लिए क्लोजेट में कुछ नए कपड़े रखे हैं। मरीना कंफ्यूज्ड होकर देखी। मुझे तुम्हारा प्रेफर्ड स्टाइल नहीं पता, इसलिए मैंने कुछ अलग सेट्स खरीदे। तुम खुद चुन सकती हो। ये कहकर साइमन बहुत जेंटलमैनली तरीके से बेडरूम छोड़ दिया। मरीना बिना जूतों के वार्डरोब की ओर चली। जब उसने खोला तो देखा कि यह लेटेस्ट डिजाइन से भरा हुआ था। क्लोथ्स से लेकर शूज, बैग्स और ज्वेलरी तक लगभग हर स्टाइल मरीना को पसंद था। उस बूढ़े आदमी का टेस्ट अच्छा है, मरीना ने सोचा। फिर उसने ठंडी हंसी में स्नॉट किया और कैजुअली लंबा व्हाइट ड्रेस पहन लिया। जब मरीना फिर से कमरे से बाहर निकली, वह अच्छी तरह ड्रेस की हुई थी। खाने के लिए जा रहे थे, इसलिए मरीना ने डेलिबरेटली ड्रेस नहीं किया। उसने केवल कैजुअली अपने सॉफ्ट लॉन्ग हेयर को हेयरपिन से पीछे बांधा। उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहना और फेस क्लीन था।
अगर कोई और होता तो उनका अटायर बहुत प्लेन लग सकता था, लेकिन मरीना पर यह ऐसा लग रहा था जैसे फेरी पर हो। वाकई में गॉर्जियस। साइमन की नजरें उस पर टिक गईं। बस एक्सेप्टेबल। मरीना ने अपनी ड्रेस देखी और दरवाजे की ओर बढ़ी। चलो, जैसे कि वह अपने सबऑर्डिनेट को आदेश दे रही हो। साइमन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कैजुअली उसके पीछे फॉलो किया।